प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने लिख दिया, और लास्ट में आप उसका कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन लिख दिया, डन, और ये आपका टॉपिक डन। अब नीचे क्या करोगे, नीचे आपको करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट खत्म होगा तो ये एक लाइन ये आपका छूट गया, नीचे लिखोगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे वन लाइन गैप करोगे, यहाँ पे लिखोगे योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे क्या चीज, योर ट्रूली, फेथफुली, जो लिखना है वो लिख सकते हो। और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर, मतलब आपका नेम, नेम आपका जो XYZ जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पे लिखोगे। तो ये है आपका क्या चीज, लेटर टू एडिटर का बॉडी। अब हम लोग एक लेटर लिख के सीखेंगे कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर दिख रहा है तो स्क्रीन शॉट इसका ले लो आप लोग, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम लोग एक लेटर लिख के देखेंगे कैसे हम लोग को लिखना है। पढ़े, कैन वी गो फॉर, Yes, sir. सर ओके ओके ओके। अब चलो एक लेटर हम लोग लिख के देखते हैं कि कैसे एक लेटर लिखना है, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो इसका फॉर्मेट हो गया कि कैसे आपको लिखना है। अब चलो छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो कि मेरे को लेटर लिखना है, ठीक है, मेरे को लेटर लिखना है ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से। सपोज करो कि मेरा घर, मैं कटहरी बाग में रह रहा हूँ, ठीक है। कटहरी बाग में जब मैं रह रहा हूँ तो वहां पे ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है तो मेरे को क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसके पास मेरे को लेटर लिखना है कि भैया मेरे प्रॉब्लम को आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, जिससे कि म्युनिसिपैलिटी जो इसके ऊपर फोकस करेगी और हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी, ठीक है। तो मैं लेटर लिख रहा हूँ, कटहरी बाग साइड का हूं मैं, और मैं देखो कैसे लेटर लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर का मतलब मेरा एड्रेस, मेरा एड्रेस का मतलब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं करूंगा कटहरी बाग। कटहरी बाग कहाँ पे है, छपरा में है, छपरा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये सेंडर का एड्रेस हो गया। अब चलो सेंडर के एड्रेस के पास एक लाइन गैप करना है, ये मैंने लाइन गैप कर दिया। अब डेट देना है, तो सपोज आज कौन सा डेट है पता है आप लोग को, आज कौन सा डेट है, 25। 25 हो गया, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आपने क्या दिया, अब यहाँ पे आज का डेट हम लोग देंगे क्या, 20 जुलाई 2020 डन। अब देखो फिर एक लाइन आपने गैप कर दिया यहाँ पे, डन, एक लाइन गैप किया। अब क्या करना है, किस न्यूज़पेपर वाले को आप ये लेटर लिख रहे हो, तो किस न्यूज़पेपर को लेटर लिख रहे हो, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम किसको दे रहे हैं, एडिटर को दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, द एडिटर, द एडिटर, कहा ये किस न्यूज़पेपर का एडिटर है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये न्यूज़पेपर है कहाँ पे, पटना में है, पटना, हो गया। चलो फिर एक लाइन गैप, देखो यहाँ पे ये सेंडर हो गया, ये डेट हो गया, ये रिसीवर हो गया, मैंने इसको ये लेटर देना है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है रिसीवर के बाद। मैंने बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम इन माय लोकेलिटी, मेरे लोकेलिटी का प्रॉब्लम है। फिर आपने एक लाइन गैप किया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा सर, डन। अब इसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया, क्या चीज, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट लिख दूं, जितना जगह में तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी छोटे में हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान देना। अगर मैंने लिखा क्या चीज, विद ड्यू रेस्पेक्ट, with due respect, I would like to draw your kind attention towards the problem
towards the traffic problem of my locality. ऑफ माई लोकेलिटी, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या क्या ऊपर ड्रॉ के बाद क्या लिखे हैं सर? ऊपर ड्रॉ के बाद क्या लिखे हैं सर? ऊपर लाइक टू ड्रॉ आउट ऑफ कैमरा। कहाँ पे? ये कंटेंट थोड़ा सा राइट कीजिए। कंटेंट में देखो, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द ट्रैफिक। हेलो सर, कैमरा थोड़ा राइट करिए। यस सर, अब देख रहे हैं। देखो मैंने बताया कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ माय लोकेलिटी, ठीक है, ऑफ माय लोकेलिटी। डन हो जाएगा। अब देखो इसमें और क्या लिखोगे, जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, ऑफ माय लोकेलिटी। वी फेस from morning till evening, सुबह से शाम तक हैवी ट्रैफिक रहता है। ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू द एंट्री ऑफ हैवी ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, हैवी ट्रांसपोर्ट। अब इसमें एक दो लाइन और आप लोग लिखोगे और उसके बाद हम लोग भाई आप आगे नीचे पॉइंट पे जाएंगे। पॉइंट पे क्या जाएंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ आपने बदल दिया, यहाँ पे नीचे जाओगे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट। सर, बोर्ड और आवाज फिर से क्लियर नहीं है। क्या? बोर्ड इज नॉट क्लियर। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश। इसको मैं एक पिक लेके आप लोगों को भी भेज दूंगा, पहले इसको देखो। I therefore request you to publish my letter in your newspaper through which the concerned authority, बोर्ड सबको दिख रहा है ना? नो सर। ऑल आर वॉचिंग, देखो तो। सर, क्लियर नहीं है। ओके वेट। ओके। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, फोकस करना। सबसे पहले मैंने बताया कि ऊपर आपको अपना सेंडर जो है उसका, देखो यहाँ पे वेट, ऊपर मैंने कहा कि सेंडर का एड्रेस लिखना है, नीचे आपने एक डेट दिया, फिर उसके नीचे लेटर, मतलब कि जिसको भेज रहे वो रिसीवर का यहाँ पे आएगा, तो एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया पटना जो भी है। फिर सब्जेक्ट आपने दिया ट्रैफिक प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम, उसके नीचे आपने सर कर दिया, और सर के बाद आपने लिखा कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ माई लोकेलिटी। We face heavy traffic problem. We face heavy traffic from morning till evening due to the entry of heavy transport in my locality. I therefore request you to publish my letter in your newspaper. इसका पिक लेके मैं आपको सेंड कर दूंगा, अभी सर को भेजूंगा, सर आपको भेज देंगे। I therefore request you to publish my letter in your newspaper through which the concerned authority will take a step, will take some steps
टू सॉल्व इट, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक लाइन फिर आपने छोड़ दिया नीचे, एक लाइन गैप दिया और उसके नीचे आपने लिखा थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, फिर एक लाइन गैप किया, यहाँ पे नीचे आपने लिखा क्या, दिस योर, आपने क्या लिखा है यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे लिखा योर ट्रूली फेथफुली, जो लिखना लिख लो, योर ट्रूली, और यहाँ पे आपका XYZ, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लिया। तो ये है लेटर टू एडिटर, ठीक है, तो ये लेटर टू एडिटर का पॉइंट है। चलो आवाज मेरी जा रही है सबको, ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? हेलो एवरीवन, ये बोर्ड दिख रहा है ना, मैं इसका पिक लेके आप लोगों को सेंड कर दूंगा अभी, दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो वीडियो? So video is not clear. ओके, आई विल सेंड इट, मैं इस पिक को लेके सर को भेजूंगा, सर आप लोग को सेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये है लेटर टू एडिटर का पॉइंट, ठीक है। तो ये इसको मैं अभी वर्कआउट करा दूंगा, इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको फिर बताया कि सबसे ऊपर आपको देखो 3 चीजें याद रखना, SDRSS पॉइंट देखना, दिमाग में क्या रखोगे आप। लेटर टू एडिटर को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट दिमाग में रखना होगा, मैं इस गैप में बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले एस गैप, डी गैप, आर गैप, एस, फिर गैप एस, फिर गैप सी, मतलब कंटेंट रहेगा, और इसके बाद आपका क्या चीज हो जाएगा, फाइनलाइज आप यहाँ पे कर लोगे फाइनल। तो सेंडर, डेट, रिसीवर, फिर सब्जेक्ट सर, फिर कंटेंट, और उसके बाद नीचे आपका जो फाइनल कंक्लूजन का पॉइंट है उसको लिखना है। तो इसको दिमाग में रखना, SDRSS। अगर ये 5 पॉइंट पे आप चलोगे तो आपका लेटर टू एडिटर जो वो फ्रेश तरीके से आप राइट डाउन कर लोगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का। समझ में आया ये लेटर टू एडिटर कैसे लिखना है? यस सर। Yes, मतलब sir. इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, नहीं है इसको थोड़ा 2-4 लेटर लिखोगे, लिख के चेक कराओगे, आपका प्रैक्टिस वेल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं एक लेटर दे रहा हूं, घर से आप लोग लिखेंगे, इसको अगर चाहो तो नोटबुक में लिख लो, बोले? यस सर। तो सब लिख लो कि यू आर, आप लोग लिखो, इस क्वेश्चन को लिखो, लेटर टू एडिटर, इस क्वेश्चन को लिखिए, यू आर, अपना अपना नाम लिख लो, यू आर, अपना अपना नाम लिखिए, हो जाएगा। फुल स्टॉप के बाद आगे यू लिव एट, आप लोग रहते हैं कहां पे, अपने अपने घर का एड्रेस लिख लो, यू लिव एट, अपने अपने घर का एड्रेस लिख दो, डन। Done, sir. अब देखो क्या कहे, योर लोकेलिटी इज फेसिंग, अगला लिखो टॉप, उसी में अगला लिखो पॉइंट, योर लोकेलिटी इज फेसिंग, your locality is facing the problem of electric cut off, the problem of electric cut off, cuts ut, cut off off, cut off, हो गया। your locality is facing the problem of electric cut off, done। यस सर। ओके, उसके बाद लिखो write a letter to the editor of write a letter to the editor of the Hindustan Times, to sort out your problem, done। Yes, sir. सर। यस सर। ये आपका हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। एक और मैं, ये तो लेटर टू एडिटर हो गया। अब मैं आप लोग को पॉइंट बता दूं, कुछ और बता दूं कि इसी पे डिस्कस करें हम लोग। अब इसको अगर मैं बोर्ड को इरेज करूंगा तो फिर इसका पिक लेके मैं कैसे भेजूंगा आपको,
तो इसलिए नए टॉपिक एक और लेटर लिख लोगे क्या, या फिर एक ही को लिखो, मैं थोड़ा सा आपको किधर की तरफ लेके चलो, हिस्ट्री के टॉपिक या फिर कुछ इंग्लिश के कुछ और टॉपिक बता दूं मैं? सर इंग्लिश नहीं बता दीजिए। तो ये पिक क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इसको इरेज करें, सर हिस्ट्री बता। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? सर हिस्ट्री बताइए। हिस्ट्री बताएं, ओके चलो। तो ये होमवर्क आपका कल का है, लेटर टू एडिटर, ये जो टाइम ये हिंदुस्तान टाइम्स को लिख के लाएंगे आप लोग। सर इंग्लिश बताइए सर। क्या चीज? सर इंग्लिश। इंग्लिश बताएं, कुछ बच्चे हिस्ट्री कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हो। सब वोट करा लीजिए। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, इंग्लिश ही बताइए ना सर। सर वोट करा लीजिए। वोट नहीं, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। करा लीजिए। चलो मैं सुन लो अब कुछ पॉइंट, ये आपका एक होमवर्क, एक पॉइंट आपने समझ लिया लेटर टू एडिटर। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। बोर्ड पे नहीं करना है हिस्ट्री, मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, ओरल आप लोग इसको लेक्चर सुनेंगे, फिर मैं बीच में क्वेश्चन भी राइज करता रहूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके सर। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मैंने आप लोग को बताया था किस तरीके से आपने कि यहाँ पे कंजर्वेटिव रूल चल रहा था फ्रांस में। मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर वेयर टू टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, ध्यान देना, दो आइडियोलॉजी जो थे वो पूरे के पूरे यूरोप में फ्लो अप कर रहे थे, जिसमें मैंने पहला आइडियोलॉजी बोला था लिबरल और दूसरा बोला था कंजर्वेटिव। ये दोनों आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या था, क्या किसी कोई बताएगा? एनीबॉडी? एनीवन? लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स दोनों के आइडिया में डिफरेंसेस क्या थे? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन इट? एनीवन? ओके चलो मैं ही बताता हूँ। तो इसको आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ये देखो, मैं एक फिर पे आपको पॉइंट बताऊंगा, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। आई विल ट्राई टू मेक यू ऑल वेल अंडरस्टैंड दैट डोंट स्टडी टू स्कोर इन योर एग्जाम, स्टडी टू मेक योर फ्यूचर वेरी ब्राइट। नहीं है, अपने आगे आने वाले समय के लिए आप वर्क करिए। जो टॉपिक ऊपर ये नहीं कि केवल एग्जाम में लिख दिया, दिमाग से इसको फॉर्मेट मार दिया मैंने, नहीं। जितना दिमाग में जब तक आपके रहेगा, ये आपके अंदर वेट बढ़ाता रहेगा, ठीक है। और जब बढ़ेगा आपके अंदर वेट, तो लाइफ होगा आपका हमेशा के लिए सेट। तो इसको थोड़ा सा फोकस करना। तो मैंने बोला था कि देयर वर टू आइडियोलॉजी, दो आइडियोलॉजी। लिबरल्स वेर मोर लाइकली टू बी सेकुलर, वेरी गुड, सिंगल एंड पोजीशन ऑफ द कॉलेज डिग्री, जो भी है। लिबरल्स वेर इन द फेवर ऑफ चेंजेस विद, ओके वेरी गुड। दो बंदों ने यहाँ पे, दो स्टूडेंटों ने यहाँ पे आंसर करा। तो आपको मैं शॉर्टली बता रहा हूँ कि लिबरल्स होते हैं, लिबरल्स वेर दोज who were just, मैंने पहले भी बताया था कि who were in the favor of क्या changes with time, with the passes of time। मतलब लिबरल वैसे लोग जो वैसे थे जो कि समय के साथ बदलाव चाहते थे, कंजर्वेटिव मतलब नो चेंज, जो कि किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे। ये टॉपिक हम लोग डील कर चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा फॉरवर्ड अगर हम लोग जाएंगे, तो हमने देखा था, ध्यान देना, हम लोग डिस्कस किया था क्या चीज, कि सपोज करो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, फ्रांस की जो क्रांति हुई, इसके पीछे के रीजन क्या थे? ध्यान देना, पहला सोशल रीजन। सोशल रीजन का मतलब लुई 16 ने अपने सोसाइटी को 3 भागों में बांटा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट, जिसमें फर्स्ट सेकंड को नो टैक्स, थर्ड स्टेट को टोटल टैक्स। तो जब जब समाज में, जब जब सोसाइटी में आपका डिवीजन आएगा, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। अब वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन का रूप ले सकता है, रिवोल्यूशन मूवमेंट का रूप लेगा। तो पहला मैंने बोला था सोशल कॉजेस, सेकेंड बोला था इकोनॉमिकल कॉजेस। इकोनॉमिकल का पॉइंट क्या हुआ? तो आपने देखा क्या कि जो टैक्स थर्ड स्टेट से लुई 16 लेता था, जो भी टैक्स लेता था, वो टैक्स से पूरी तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं होता था। जैसे मैं सपोज करूं कि उसको खर्च करना पड़ा था, एक तो वो रॉयल लाइफ जीता था, आपको बताया गया है, रॉयल लाइफ, प्लस उसकी जो वाइफ थी, वो क्वीन जो थी, वो भी रॉयल लाइफ जीती थी। मतलब पूरा कर्ज में डूबो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी हम लोग एकदम ऐशो आराम लग्जरियस लाइफ जिएंगे, वो पॉइंट पे वहां पे था। दूसरा आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करना था, एजुकेशन पे खर्च करना था, प्लस सेविंग भी करना था। तो ये सारे, तो ये इकोनॉमिकल पॉइंट, ये इकोनॉमिकल का दबाव किसके ऊपर पड़ा? थर्ड स्टेट के ऊपर, टैक्स बढ़ा उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा, और जिसकी वजह से उन लोगों ने मूवमेंट किया है। तो पहला मैंने बोला सोशल, दूसरा बोला इकोनॉमिकल, तीसरा आपने क्या देखा, क्या कि जो किंग था, किंग का जुड़ाव, मतलब किंग वॉज नॉट कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल, मतलब लोगों के साथ किंग का कोई जुड़ाव, कोई कनेक्शन नहीं था। अब लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं इंटरटेनिंग कर मूड में हूँ, मेरे पे मतलब है, काम खत्म। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था।
जिसकी वजह से लोगों के अंदर निगेटिविटी बढ़ती चली गई। किसके अगेंस्ट में? लुई 16 के अगेंस्ट में। जितना लुई 16 जो था वो समाज से कट रहा था, लोगों के अंदर उतना ज्यादा निगेटिविटी बढ़ रही थी और लोग अगेंस्ट में खड़े होने के लिए तैयार थे। किसके? लुई 16 के। इसके बाद देखो, तीन मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेट में जो थे कुछ लोग एजुकेटेड भी थे, बिजनेसमैन भी थे, और थर्ड स्टेट में ही कुछ फिलोसफर, कुछ प्रोफेसर, कुछ टीचर्स भी सामने आए जिन लोगों ने अपने अपने आइडियोलॉजी को सामने रखा। जैसे मैं आपने देखा जॉन लॉक, रोसियो या फिर मोंटेस्क्यू, ये तीन ऐसे फिलोसफर थे जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी फिलोसफी किसकी थी? मोंटेस्क्यू की फिलोसफी। तो जॉन लॉक की बात करोगे तो उन्होंने बोला था क्या चीज कि भाई ये जो किंग है, जो मोनार्क सिस्टम चल रहा है वो चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पब्लिक के जो प्रॉब्लम है उससे दूर नहीं भाग सकते, उसको भी आप फोकस कीजिए। मोंटेस्क्यू का पॉइंट क्या था? तो मोंटेस्क्यू ने बोला था क्या चीज कि भाई ये जो सिस्टम, जो पूरा का पूरा शासन प्रशासन जो है वो मोनार्क सिस्टम के हाथ में, मैंने लुई 16 के हाथ में, ये नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम को डिवाइड करो। मतलब आपने देखा ना, आपके देश में इस पावर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या है? पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने आप बताया, ध्यान देना, थोड़ा सा सिविक्स के पॉइंट में बता रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको तो इरेज करेंगे। देखो यहाँ पे इंडिया के पावर को, हमारा तो ये पावर है जो हमारे देश का, या हमारे कंट्री का जो पावर है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इंडिया का हमारा जो पावर है उसको तीन भागों में आपने डिवाइड किया, सॉरी दो तरीके से। पहला वर्टिकल पावर शेयरिंग और दूसरा है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, HPS। ठीक है, तो ये पावर देश ने दो तरह डिवाइड किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। देखो क्या दे रहा है इसमें। आपने क्या देखा कि हमारे देश में क्या है? हमारे देश में डिवीजन है ना पावर का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है फॉर्मेशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी का काम क्या है कि जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट में, जस्टिस और इनजस्टिस के बारे में फाइनल डिसीजन जो है वो जुडिशरी सिस्टम करेगा। तो ये आइडिया सबसे पहले मोंटेस्क्यू ने दिया था फ्रांस में कि भैया ये राजा के हाथ में जो सारा का सारा पावर है, तो ये तो गलत है। मैं ही लेजिस्लेचर हूँ, मैं ही एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं ही जुडिशरी हूँ, तब तो ये गलत हो सकता है। मेरे फैमिली में अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो मैं ही उसको पकड़ूंगा भी, मैं ही उसको पनिशमेंट भी दूंगा, सारी काम मैं ही करूंगा। तो क्लियर है कि उन लोगों के ऊपर उतना ज्यादा मतलब क्या जस्टिस इंडस्ट्री मिलने का सवाल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये काम करो, किंग के हाथ से पावर ले लो और पावर को लेकर इसको तीन भागों में बांटो, डिवाइड करो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस आइडिया को मोंटेस्क्यू ने दिया था, ठीक है, जिसको आगे चलकर पूरे वर्ल्ड ने लगभग इसको फॉलो किया। तो ये सब पॉइंट मैंने देखा था। अगले पॉइंट की बात करोगे, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स, मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप, मतलब फ्रांस 1789 का जो टाइम था, उस समय फ्रांस का पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेजी से पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से खाने का, मतलब फूड ग्रेन्स को भी बढ़ना चाहिए, उस तरीके से रोजगार भी बढ़ना चाहिए। गेटिंग यस? तो मैं बता रहा हूँ जो समझो। मैंने बताया कि सपोज करो कि पॉपुलेशन का ग्रोथ एक तरीके से हो रहा है, तो अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है तो उसके साथ साथ उसको खाने के लिए फूड ग्रेन्स का भी ग्रोथ होना चाहिए, प्लस उसको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन कंडीशंस क्या था? केवल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा था और ये सब चीजें जमीनी स्तर पे जा रही थी। मतलब ना फूड ग्रेन्स का विकास हुआ, फूड ग्रेन्स का ग्रोथ हुआ, और ना ही तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ हुआ, ये जमीनी स्तर पे रह गए। तो कहीं ना कहीं जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्लियर है कि उसको भोजन चाहिए, रोजगार चाहिए, और ये जो था वो लुई 16 दे नहीं पा रहा था। तो ये यहाँ पे भी लोगों के अंदर कुछ निगेटिविटी बढ़ी। लोगों ने बोला नहीं भाई ये राजा काम लायक नहीं है, इस राजा को हटाना ही पड़ेगा, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि क्वीन जो है, अब आपको ये भी मैंने बता दिया कि रोटी का रेट वो तो ना ब्रेड, आपने क्लास 9 में देखना है कि जर्मनी का जो हम लोग का आएगा नाजिज्म, मतलब कि ग्रोथ ऑफ हिटलर, एडोल्फ हिटलर का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने वहां पे किस तरह का सिचुएशन जनरेट किया। तो ये कंडीशंस क्या था कि यहाँ का लोग जो था वो एक रोटी के टुकड़े को खरीदने के लिए हेवी प्राइसेस देना पड़ता था, तो इनकम कुछ नहीं, और एक रोटी को खरीदने के लिए इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्लियर है कि लोगों के अंदर यहाँ भी निगेटिविटी बढ़ेगी। तो ये भी कहीं है। तो इसको हम लोगों ने आगे देखा कैसे 14 जुलाई को लोगों ने क्या किया, अटैक किया और तोड़फोड़ करना शुरू किया, जो पहले ही पेज में शायद आपको दिया हुआ है, ये आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर आगे आपने क्या देखा, स्टूडेंट्स 17, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि नेशनल असेंबली का गठन हुआ कब,
कब नेशनल असेंबली जब बना, कब बना? तो 20 जुलाई। आपने देखा था क्या 1789 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान अप्लाई किया 1791 में। तो नेशनल असेंबली अप्लाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस इन 1791। आखिर ये जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया था फ्रांस में, उसका मेन टारगेट क्या था? तो मेन टारगेट था क्या? जिसकी नेशनल असेंबली अप्लाइड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर व्हाट? टू कंट्रोल द पावर ऑफ किंग, कि राजा का जो पावर है उसके ऊपर कंट्रोल करो। जो एब्सोल्यूट ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम के रूप में कन्वर्ट करो। ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, मैंने बोला मोनार्क को भी दो भागों में बांटा गया, पहला ऑटोक्रेट और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ऑटोक्रेट का मतलब निरंकुश राजा, निरंकुश का मतलब मेरा जो इच्छा करेगा मैं वो करूंगा, कोई मेरे को रोक टोक करने वाला नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब आप किंग हैं, यू आर किंग बट यू वुड हैव टू टेक ऑल द फाइनल डिसीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। उस देश का जो संविधान है उसके अंडर में रह के आपको कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है। तो आपने कि संविधान, इसके ऊपर क्या हुआ? नेशनल असेंबली ने लोगों को प्रेशर दिया, फोर्स किया, जिसकी वजह से लुईस 16 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बोलो चलो ठीक है राजाशाही एक्सेप्ट, मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आगे देखिए, आगे आप लोग क्या कि ऑस्ट्रिया एंड पोर्सिया, दो इसके नेबरिंग कंट्रीज, फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज जो है, उन लोगों ने इस चीज को देखा कि भाई बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, ध्यान देना कि अगर हमारे पड़ोस में आग लगता है किसी घर में, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके घर को आग, उसके घर के आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। किस लिए? कि वो आग कहीं अपोजिट हमारे घर में भी ना लगे। पड़ोस में हमारा घर है तो क्लियर है कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया जो कंट्रीज है, उन लोगों ने इस चीज को देखा कि भाई साहब अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर लुईस 16 जो फ्रांस है, फ्रांस ने जब नेशनल असेंबली के दबाव में इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सिचुएशन हमारे देश में भी आ सकता है। हमारे देश के लोग भी विद्रोह कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं कि भाई आप भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करो। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया? चुपचाप सीक्रेट तरीके से, इन अ सीक्रेट वे, दे ट्राइड टू हेल्प लुईस 16। काय के लिए? टू डिसबैंड नेशनल असेंबली कंप्लीटली। उन लोगों ने बोला, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया के किंग ने बोला भैया एक काम करो, हमारा ऑस्ट्रिया पर्सिया का जो सेना है उस सोल्जर्स को तुम रख लो, और रखने के बाद तुम एक काम करो, ये जो नेशनल असेंबली इसको खत्म करो, डिसबैंड करो, और फिर से ऑटोक्रेटिक सिस्टम को स्टेबलाइज करो वहां पे। तो लुईस 16 ने भी बोला चलो ठीक है, सही बोल रहा है ये बंदा, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन ये कुछ एक्शन लेता, इसके पहले ही रिएक्शन हुआ। रिएक्शन क्या हुआ? तो नेशनल असेंबली को ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि अच्छा लुईस 16 जो है वो ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया के फोर्स की मदद से, सोल्जर्स की मदद से हमको डिसबैंड करने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, आने दो। और इन लोगों ने क्या किया? ओपनली नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली ने ओपनली वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया के अगेंस्ट में। कब? 1792। ध्यान देना। तो स्टूडेंट मैंने बताया कैसे कि एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है, ध्यान देना कि व्हाई डिड नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया? ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया के अगेंस्ट में नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर क्यों किया? अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा आप लोग? एनीवन? बस Because they know about the king's plan. किंग्स प्लान। ओके चलो ठीक है। देखो इसको आंसर्स कैसे करोगे आप? ऐसे नहीं लिखोगे। देखो यहाँ पे 8, मैं फिर बोला मैं कि 7, 8 का क्लास नहीं है। आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे आंसर आपको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करने हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? तो एज वी नो दैट ड्यू टू द प्रेशर, अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनल असेंबली, लुईस 16 adopted, accepted क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम, बट इट वाज अनबियरेबल फॉर his neighboring countries, neighboring kings. कौन थे वो लोग? The king of Austria and Prussia. That's why Austria Prussia supported secretly. किसको सपोर्ट किया? लुईस 16 को। काय के लिए? To disband National Assembly completely. But when the National Assembly got this information, then National Assembly declared war against Austria and Prussia in 1792. Any problem? हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं Yes, है? sir. देखो ये रुद्र लिख रहे हो नो सर, क्वेश्चन में फिर दिक्कत है।
रुद्र यस सर नो सर, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि भाई यस नो मतलब पॉजिटिव आंसर कर रहा है निगेटिव आंसर कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ओके ओके ओके, मतलब ये पॉइंट समझ में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़ा है ऑन ऑस्ट्रिया एंड पर्शियन बिकॉज किंग लुइस वांटेड, ओके ओके यस सर आ गया, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी इसमें से देखो टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सही है, ठीक है। क्वेश्चन चलो क्वेश्चन पे फोकस करें हम लोग थोड़ा सा, देखो ध्यान देना। मैंने क्वेश्चन आपको बोला, देखो स्टार्टिंग में क्या करोगे, डीप मैंने पहले भी बोला था, फिर इस क्वेश्चन को देखना, इसका एक नोट्स आप लोग तैयार कर लोगे, अदरवाइज इसका नोट्स हम लोग सेंड करेंगे आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैसे कि लुइस 16, मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चन की डिवीजन ऑफ सोसाइटी अंडर क्या चीज, लुइस 16 के समय सोसाइटी का डिवीजन कैसे था। इसके बाद मैंने बोला कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हेन लुइस 16 became the king of France, during that time the treasury of France was completely empty, why, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे की डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल एंड कंजर्वेटिव, लिबरल कंजर्वेटिव के बीच के आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या था, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे तो आगे बढ़ रहे का पॉइंट आपने 5 मई 5 मई 1789 की घटना, जिसमें आपको मैंने बताया था कि थर्ड स्टेट वालों का डिमांड था यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का डिमांड उन लोगों ने किया था कि हमको भाई ये चाहिए, मतलब एवरी पर्सन should have one voting right and the value of one vote should be क्या चीज इक्वल, उनका वो डिमांड था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया क्या चीज कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया 1791 में, उसका मेन मुद्दा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कंट्रोल द पावर ऑफ किंग, ये भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद आपको मैंने एक और पॉइंट बताया क्या चीज कि व्हाई डिड द नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया इन 1792, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया। तो इतने क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ये जो 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेरी गुड एक्सीलेंट वेरी गुड। इसका हम लोग एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग, जिसमें आपको लगभग 50 to 60 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और इसमें हम लोग 20 या 25 मिनट्स का टाइम भी आप लोग को देंगे। ये आगे जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे इसका, तो इसको तरीके से आप लोग डील करिएगा। चलो आगे एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोकस कीजिएगा। अब स्टूडेंट आपने लिया क्या चीज कि 1792 में वॉर डिक्लेयर किया गया और उसके बाद लुइस 16 को भी यहाँ पे खत्म किया गया, नहीं है उनको फांसी दे दी गई पब्लिक प्लेस पे, जो भी था ये सब चीजों को बता दिया गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड स्टेट का जो बंदा था, थर्ड स्टेट देखना यहाँ पे एक जैकोबिन क्लब, थर्ड स्टेट के कुछ पैसिव सिटीजन के लोगों ने मिलकर जैकोबिन क्लब का निर्माण किया। जैकोबिन, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं छोड़ रहा था आपको, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन के बीच के डिफरेंस की बात मैंने की थी, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था कि व्हाट क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, तो ये भी आपको बताना है आंसर। एक और क्वेश्चन छूट रहा है हम लोग का, मैं अगर लिख दे कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एरिस्टोक्रेट्स, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक और मैंने क्वेश्चन बताया था कि डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ नेशनल असेंबली, ये डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, कि मिडिल क्लास का निर्माण कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया है। तो ये 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है पहले क्लास में, इसको चेकआउट करेंगे, जहां दिक्कत होगी फिर से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक मैं आपको डील कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने टॉपिक किया क्या जिसकी 1792 में लुइस 16 की कहानी खत्म, एंड अप हो गया। इसके बाद जैकोबिन क्लब, मतलब जो पैसिव सिटीजन ने मिलकर एक क्लब बनाया था जिसको जैकोबिन क्लब कहा गया, जिसमें सारे पुअर कैटेगरी के लोग थे और वो लोग अपने राइट के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है। उसी का एक लीडर था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, नाम सुना होगा आप लोगों ने मैक्सिमिलियन। तो वो क्या हुआ कि 1792 में जब लुइस 16 खत्म हुआ तो 93, ध्यान देना, कहा जाता है कि द रेन 1793 to 4, 1793 से 94, मतलब एक साल का जो टाइम है उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, मतलब आतंक का साम्राज्य कहा जाता है फ्रांस में। क्यों? बिकॉज दैट वाज द रीजन ऑफ क्या, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन का वो रीजन था। मैक्सिमिलियन क्या करता था, he was परफॉर्म हिमसेल्फ एज ए डिक्टेटर, वो डिक्टेटर के रूप में अपने आप को सामने प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और किस तरीके से ये रिवेंजिंग पॉलिटिक्स की बात करता था। रिवेंज का मतलब अच्छा ये फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वालों ने हम लोगों पे अत्याचार किया है, ओहो इसका रिवेंज मेरे को लेना है। रिवेंज लेना है मतलब स्ट्रिक्ट टैक्सेस उनके ऊपर लेना, किसी भी तरह के किसी को भी पनिशमेंट देना, किसी की मृत्यु दंड देना, कैपिटल पनिशमेंट दे देना, ये सब उसका एक्टिविटी था। उसने एक और पनिशमेंट तैयार किया था, गुलियोटाइन, आपने सुना होगा ये वर्ड को,
मतलब एक तरह का मशीन टाइप में था जिसमें आदमी लोगों को क्या सुलाया जाता था, जिनको पनिशमेंट देना है, और उनके बॉडी को 2 भागों में बांट देता था, ये पनिशमेंट किया गया था। तो 1793 टू 94 1 साल तक ये राजा रहा, और 1 साल तक में मतलब गजब का आतंक फैलाया अपने यहाँ। बाद में चल के 94 में इसको भी फांसी, मतलब इसको भी वही गुलियोटाइन पनिशमेंट के थ्रू इसको मारा जाता है। तो ये था क्या इसके रेन ऑफ टेरर कि 93 टू 94 का टाइम जो था फ्रांस में रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का साम्राज्य कहा गया, ठीक है। और इसके बाद कौन आता है तुम्हारे सामने, ध्यान देना, जब ये मैक्सिमिलियन खत्म होता है तो उसके बाद नेपोलियन का जन्म, नेपोलियन सामने आ गया। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बना, और फ्रांस का राजा बनने के बाद उसने क्या क्या स्टेप लिए, क्या स्टेप नहीं लिए, ये सब टॉपिक हम लोग को नेक्स्ट क्लास में भी डील करना है, ठीक है। तो इतने टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? No, sir. एनी प्रॉब्लम? इतना टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, everyone has got each and every point clearly. सबको समझ में आया पॉइंट? अब एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बोर्ड का, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड का वो है, आप लोग को तो या लेटर आप दिख रहा है बोर्ड पे, देखो तो बोर्ड पे लेटर दिख रहा है, बोर्ड पे लेटर? नो सर। No, sir. No, sir. तो यही है एक्चुअली कि हम लोग वो नहीं है, नहीं तो बोर्ड पे हम लोग वर्क करके इसको तरीके से डील कर लेते, ठीक है। तो ये सब टॉपिक है आपका, और मैंने जो अभी एक क्वेश्चन आपको दिया वो क्वेश्चन भी वर्क कर लेना आप लोग। कौन सा क्वेश्चन दिया मैंने? लेटर टू एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स के पास। क्या रीजन क्या है? कॉजेज है कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक, हाँ वही इलेक्ट्रिक सप्लाई आपका सही तरीके से नहीं हो रहा। 24 में 2 घंटे इलेक्ट्रिक आ रहा है, 22 घंटे कट जा रहे हैं। तो आप लेटर उनके पास देखो कि भैया की कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दो कि वो हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। हो जाएगा ये? यस सर। ओके, तो एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, और कुछ पूछना आप लोग को? नो सर। सर फोटो भेज दिया बोर्ड का। फोटो भेज, अच्छा चलो मैं इसका पिक लेके आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, और एनी क्वेश्चन, कुछ और पूछना है आप लोग को? नो सर। चलो ओके ओके ओके, तो आप लोग कंटिन्यू क्लासेस में रहे, ठीक है। देखिए आज स्टूडेंट्स लोग 2-4 तो पहले ही निकल लिए, नहीं तो ये आप लोग जितना ज्यादा कंटिन्यूटी आपकी रहेगी उतना ज्यादा हम लोग एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा वर्कआउट करेंगे। तो इतना याद रखना कि एग्जाम पे डोंट, सर हाँ सर लुईस 16 को फांसी हुई थी क्या? हाँ, पब्लिक प्लेस पे दिया गया था, कैपिटल पनिशमेंट उसको दी गई थी। सर क्यों देखो सर? पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, सुन लो। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि डोंट स्टडी, आप स्टडी, हम लोग बहुत ज्यादा, मैंने पता आपको कि 7-8 तक आप लोगों ने स्टडी करा था। रीजन कि भैया कि कुछ लिखना है एग्जाम में, लिख के रिजल्ट लेके काम खत्म है। बट 9, 10, 11, 12 हर पॉइंट को आपको फोकस करना है और तरीके से डील करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक को भी घर पे मौजूद है, उसको भी एक बार रीड कर लोगे। अगर कहीं कोई टॉपिक आपको लगता है, मैंने कल पहले भी बता दी, कहीं कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारा छूट रहा है तो उसको टिक आउट करके भी लेके आओगे। जब पढ़ो तो बुक सामने रखो, बुक सामने रखिए, चेकआउट करिए कि हम लोग का जो पॉइंट चल रहा है वो पॉइंट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जहां पे जो पॉइंट आपका छूट है उस पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लीजिए कि भाई ये पॉइंट हम लोग का पर छूट गया, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। और इसके बाद लास्ट में ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग 50 मार्क्स का लगभग आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट आप लोगों को कराया जाएगा, जिसमें देखते हैं कि इसको कितना ज्यादा स्कोर आता है। तो एक ब्रेक लिया जाए, कैन वी टेक ए स्मॉल ब्रेक? Yes, sir. So have a good day, have a great day. Okay, enjoy with SST and other subject too। मैंने SST का ये चैप्टर इसके बाद कम से कम आधे घंटे इसका रिवीजन घर पे कर लेना एक बार तरीके से, एक बार रीड कर लेना और रीड करके इसके हर पॉइंट को दिमाग में रखना। बिकॉज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट 50 नंबर याद रखना, 50 में मेरे को 50 स्कोर चाहिए आप सभी का। चलो ओके, गुड डे। बाय सर। ओके गुड डे। एक मिनट Hi, sir. सबको रुकिएगा। हेलो सर। वेट Bye, sir. स्टूडेंट्स वेट, सबको वेट। रोहित रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, सबको वेट कीजिए।